इसको अपने सोने वक्त भी सुन सकते हो, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी इसे सुनते हुए। हर साल कहानी एक जैसी ही होती है। मोमबत्तियाँ जलाती हूँ, उन्हें बुझाती हूँ, केक खाती हूँ, जब सब गाते हैं तो मैं मुस्कुराती हूँ। दोस्तों के साथ पार्टी करती हूँ, कुछ ड्रिंक्स लेती हूँ और घर चली जाती हूँ। फिर जैसे ही घड़ी में 3:30 बजते हैं, मैं बिस्तर पर सीधी होकर बैठ जाती हूँ और अपनी हड्डियों के टूटने का इंतज़ार करती हूँ। यह एक भद्दा दृश्य है। मेरे अंग चटक रहे हैं और ऐंठ रहे हैं और खून और अस्थिति मज्जा की गंध बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन मेरे लिए सबसे बुरा हिस्सा निस्संदेह वह आवाज़ है, हड्डी का चटकना और चटकाना, खींचती त्वचा की कराह, खून और मल के गीले छींटे। 27 साल बाद भी मुझे इसकी आदत नहीं पड़ी है। इसके बाद कई दिनों तक मैं सोडा कैन खोल नहीं पाती या रबर बैंड नहीं खींच पाती। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। यह शर्मनाक और अजीब है और ऐसा लगता है जैसे यौवन के सभी सबसे बुरे हिस्से 10 मिनट में सिमट गए हों। हालांकि शायद मुहासों की संख्या थोड़ी कम हो, यह जन्मदिन पर होने वाले किसी भी सेक्स की संभावना को गंभीर रूप से कमज़ोर कर देता है। मैं कोशिश करती हूँ कि इसे लेकर ज़्यादा करवाहट महसूस ना करूँ। मेरी माँ कहती है कि यह सामान्य है, यह परिवार में चलता आ रहा है। जाहिर है फ्रेस्नो में उनकी चचेरी बहन को भी बिल्कुल यही समस्या है। बस फ़र्क इतना है कि उसे हर बार मासिक धर्म के दौरान यह समस्या होती है। मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स। इसलिए एक तरह से मुझे लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। कोई भी वास्तव में निश्चित नहीं है कि इसका कारण क्या है। मैंने आनुवांशिक विकारों, बेयरवुल्फ के काटने, यहाँ तक कि शराब के बारे में भी सुना है। लेकिन कारण जो भी हो, समस्या वही रहती है। हर साल ठीक मेरे जन्म के समय मेरा शरीर टूटता, मुड़ता और खुद को पुनः व्यवस्थित करता है। और अगली सुबह जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे एक बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जब मैं छोटी थी और इस सब से निराश थी तो मेरी माँ मुझे यह कहकर अच्छा महसूस कराने की कोशिश करती थी कि मैं अपने कोकून से निकलती तितली की तरह हूँ। मेरे 13 साल का होने के बाद उन्होंने मुझे अच्छा महसूस कराने की कोशिश करना बंद कर दिया। इस साल मेरा 27वां जन्मदिन है और मेरा 27वां चेहरा भी। मैं सोने की कोशिश भी नहीं करती, मैं बस जागती रहती हूँ, फ़ोन पर स्क्रॉल करती रहती हूँ और बदलाव आने तक मिनटों की गिनती करती रहती हूँ। शुक्र है इससे कोई नुकसान नहीं होता। भावनात्मक और मानसिक क्षति तो दूर की बात है, अब तक मैंने पहले से योजना बनाना सीख लिया है। बिस्तर पर एक प्लास्टिक कवर लगा है ताकि चादरों पर दाग न लगे। जब आखिरकार बदलाव आता है तो वह अचानक होता है। मेरी हड्डियों में एक हल्की सी झंझनाहट ही मुझे मिलने वाली एकमात्र चेतावनी होती है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सांस लेते हुए आराम से और लहरों से बचते हुए आगे बढ़ूं। मेरी पसलियां झुक जाती है, मेरी उंगलियां पीछे की ओर मुड़ जाती है, मेरे दांत मसूड़ों में हिलने लगते हैं और मेरी नज़र धुंधली हो जाती है। जब मेरा नया शरीर आखिरकार जम जाता है तो मैं पहले अपने पैर की अंगुलियां हिलाता हूँ, बस चीज़ों को परखने के लिए। सब कुछ सहज लगता है। अगर कुछ है तो लगता है कि उम्र के साथ यह आसान होता जा रहा है। जब तक मैं नाप नहीं लूँगा मुझे पक्का पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं कुछ इंच बढ़ गया हूँ। मैं अपने पैरों को बिस्तर के किनारे से नीचे उतारती हूँ और मुझे पाँव बाथरूम में जाकर शीशे में लगे नुकसान का जायज़ा लेती हूँ। पिछले साल मेरा चेहरा कोमल और प्यारा था, ऐसा चेहरा जिसने राज उगलने
और मुस्कुराहट बांटने में कोई संकोच ना हो। इस बार मेरे गालों की हड्डियाँ ऊंची है, मेरी ठुड्डी थोड़ी नुकीली है। जब मैं मुस्कुराती हूँ तो मेरा दाहिना दांत टेढ़ा हो जाता है। यह तो बहुत बुरा है कि कोई मुझे ब्रेसेज लगवाने के कहे, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका कोई ख़ास मतलब होगा। वैसे भी 1 साल में मेरी मुस्कान बिल्कुल बदल जाएगी। मैं भावों का अभ्यास शुरू करती हूँ, पहले गुस्सा, फिर उत्साह, फिर निराशा। मैं मानवीय भावनाओं की विविधता से गुजरती हूँ, हर एक को परखती हूँ। मुझे यह चेहरा पिछले वाले जितना पसंद नहीं आ रहा है, यह बहुत ज़्यादा रूखा लग रहा है। मैं अपने होठ सिकोड़ती हूँ, आँखों के नीचे की त्वचा को खींचती हूँ। सब कुछ अजीब और बेमोल लगता है, बहुत पतला या बहुत कसा हुआ। मुझे फिर से अपने ब्लब्स के स्थान बदलना होगा। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ, तभी मेरा फ़ोन काउंटर पर बजता है। स्क्रीन पर मेरी माँ का चेहरा मुस्कुराता हुआ मुझे वीडियो कॉल के लिए परेशान कर रही थी। वह हर साल देर से जागती रहती है और जैसे ही घड़ी 3:45 पर बजती है, मेरा नंबर डायल कर देती है, मेरा नया चेहरा खुद देखने के लिए तैयार। अरे प्यारी, उसकी आवाज़ बाथरूम की टाइल्स से टकराकर गूंजती है। ओह, मुझे यह पसंद है, तुम बहुत सुडौल लग रही हो। अरे माँ, इस समय उनके पास इतनी ऊर्जा कैसे है, यह मेरी समझ से परे है। सब ठीक रहा? वह पूछती है। इस बार कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, कोई हिचकी नहीं। चौथी कक्षा में जब मेरा पैर गलत दिशा में फंस गया था तो मेरी माँ हमेशा सुनिश्चित करने के लिए जांच करती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। उसने कैमरा अपने चेहरे के पास रखा, उसकी झुर्रियाँ साफ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वह बिस्तर पर लेटी हो। मुझे पृष्ठभूमि में अपने पिताजी के खर्राटे सुनाई दे रहे हैं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, हमेशा की तरह अंत तक साथ दिया। उसके लिए उत्साहवर्धक होना आसान है, उसने जीवन भर एक ही चेहरा रखा है। तुम कुछ पहचानी सी लग रही हो। वह अपने रीडर्स के जरिए मेरे चेहरे को घूरती है। क्या तुम्हारा यह चेहरा पहले भी कभी था? मैं पलकें झपकाती हूँ। यह नया चेहरा मैंने पहले कभी कोई चेहरा दोहराया ही नहीं। सच कहूँ तो अगर यह विकल्प होता तो मैं बहुत पहले कोई एक चेहरा चुन लेता और उसी पे टिक जाती। अरे नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यह नया है, मैंने कहा। मेरी माँ जीभ काटते हुए उसे गौर से देखती है। क्या तुम्हें यह यकीन है? मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। मैं आपकी बेटी हूँ माँ, मैं भरती हूँ। आपने मुझे पहले भी कई बार देखा है। अगर मैं इसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचती हूँ तो यह सब मुझे पहले ही पागल कर देता है। और माँ से पूछताछ की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ और कल मुझे काम पर जाना है। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक रहा और मैं ठीक दिख रही हूँ। क्या मैं आपको कल फिर से कॉल कर सकती हूँ? बिल्कुल प्यारी, मेरी माँ चहक उठी। मैं तुम्हारी चेहरा देखकर बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कल तुम्हें फ़ोन करूँगी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ माँ। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। थोड़ा आराम करो। ओह, और जन्मदिन मुबारक हो। वह अपना फ़ोन दिखाती है, फिर फ़ोन रख देती है। मुझे बाथरूम में अकेला छोड़कर सफ़ेद क्लोरोसेंट लाइटों से झुलसा हुआ चेहरा मैं आखिरी बार देखती हूँ। सब कुछ अपने अंदर समा लेती हूँ। अगले साल मुझे इसी के साथ काम करना है। बेहतर है कि अभी से इसके साथ सहज हो जाऊं। एक अजनबी का चेहरा मुझे घूर रहा है, थका हुआ और थोड़ा आलोचनात्मक। मेरा चेहरा और भी खट्टा लग रहा है। मैं भरती हूँ।
और लाइटें बुझाकर अपने कमरे में वापस चली जाती हूँ। मैं अपने बिस्तर से प्लास्टिक हटाती हूँ और चादर के नीचे घुस जाती हूँ। अपने पैरों में हवा के नए एहसास को नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे पैर मेरी छोटी चादरों से बाहर निकल रहे हैं। यह बदलाव मुझे हमेशा थका देता है। मुझे सोने में बस एक पल लगता है। 3 घंटे बाद मेरा अलार्म ज़ोर से बजा और मुझे झकझोर कर जगा दिया। मैं 1 मिनट के लिए खुद को कोसता हूँ कि मैं इतना बेवकूफ़ था कि काम से छुट्टी पर फ़ोन नहीं कर पाया। मैं अपना फ़ोन अनलॉक करता हूँ पासकोड के साथ, बिना चेहरे या फिंगरप्रिंट के पहचान के, और अलार्म बंद कर देता हूँ। फिर कुछ कीमती सेकंड छत को घूरता हूँ। नया साल, नया मैं, वही घटिया नौकरी। मेरे कपड़े अब बिल्कुल बेढंगे हो गए हैं। एक ऐसे शरीर के लिए चुने गए हैं जो अब है ही नहीं। मेरी पैंट में टखने ज़्यादा दिख रहे हैं और मेरी कमीज़ में अचानक से छाती के आसपास काफ़ी ज़्यादा कपड़ा लग गया है। मैं पेट भरने के लिए एक बड़ा नाश्ता बनाता हूँ। यह बदलाव दर्दनाक तो नहीं है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक मुझे भूखा रखता है। अपनी कार तक पैदल चलना जल्दी हो जाता है। पता चला कि कुछ इंच ज़्यादा लंबाई बढ़ने से आपको तेज़ी से दूरी तय करने में मदद मिलती है। जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो लोग मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखते हैं, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। मेरे पड़ोसियों को हर सुबह मेरे अपार्टमेंट से बिल्कुल अलग औरत के निकलने की आदत है, इसलिए उन्हें थोड़ी बहुत घूरने की इजाज़त है। एक लड़की मुझे देखती है, ज़ोर से आह भरती है। उसका चेहरा खून से लथपथ था। यह मेरी आदत से थोड़ी ज़्यादा तेज प्रक्रिया है और मेरे लिए रुककर उसे समझाना लगभग काफ़ी है, लेकिन उसके दोस्त उसे चुप करा देते हैं और मौका मिलने से पहले ही उसे आगे बढ़ा देते हैं। मेरी कार सस्ती और गंदी है, लेकिन इसने फुटपाथ पर कई धक्के सहे हैं और यह हमेशा पार्किंग में धैर्यपूर्वक मेरा इंतज़ार करती है। मुझे लगता है कि मेरी कार मेरे पिछले चेहरे पर ज़्यादा जचती है। मेरा वर्तमान रूप किसी पुरानी कार के बजाय किसी आकर्षक प्रभावशाली कार के लिए ज़्यादा उपयुक्त लगता है। जब मैं उसमें बैठती हूँ तो मेरे घुटने स्टीयरिंग व्हील से सड़ जाते हैं। जैसे ही मैं उसे पीछे धकेलती हूँ, सीट गुनगुनाती है और शीशे ठीक करते समय मुझे अपनी आँखों की एक और झलक मिलती है। रंग भले ही अलग हो, लेकिन उनके नीचे गहरे बैंगनी रंग की परछाइयाँ ऐसी है जिनकी मुझे आदत हो गई है, चाहे मैं कोई भी चेहरा बनाऊं। काम पर जाने का सफ़र हमेशा की तरह बुरा था। 27 मिनट जाम में फंसे और रेडियो पर समाचारों के साथ टॉप 40 हिट्स भी मिलते रहे। हरी वोल्वो में बैठा कोई बेवकूफ़ मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था और मैं ज़ोर से हॉर्न बजा रही थी। बेवकूफ़, मेरी आवाज़ हॉर्न से भी तेज़ है और मैं उसके बराबर आते हुए एक अशिष्ट इशारा करती हूँ। वोल्वो इंजन तेज़ करके तेज़ी से निकल जाती है और मुझे गंदे काले एग्जॉस्ट के बादल में छोड़ जाती है। 3:15 बजे नशे में गाड़ी चलाते हुए एक दुर्घटना में मारा गया। किसी भी अच्छे रेडियो स्टेशन की तरह मेरा टॉप 14 हिट गाने बजाने के बजाय वह बेहद चुलबुला रेडियो होस्ट सुबह की खबरें सुना रहा है। मैं झुंझलाहट में अगले स्टेशन पर डायल घुमा देता हूँ। यह निराशाजनक खबरों से 70 के दशक के डेड रॉक में बदल जाता है। मैं बाई लेन में चली जाती हूँ और वोल्वो के पास से गुजरते हुए मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, जो अब एक जर्जर सीडान में बैठी एक बूढ़ी औरत के पीछे फंसी हुई है। आज काम एक अलग ही तरह का तकलीफ़ दे स्थिति में है। किसी पीआर फर्म में निचले स्तर की असिस्टेंट होना पहले से ही एक ख़ास तरह का नर्क है, गिरगिराहट और माचा लट्टे से भरा हुआ। लेकिन हवा में एक तनाव है, जिसका मतलब है कि मुझे और ढेर सारी गंदगी से निपटना होगा।
एक लड़की भागती हुई गुजरती है, एक हाथ से टूटी एड़ी को सहला रही है और दूसरे हाथ से फ़ोन पर नोट्स ले रही है। इंटर्न कोने में सिर पर रखे कपड़े की माफ़ी मांग रहा है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। दीवार पे लगी टीवी पर न्यूज़ पूरी आवाज़ में चल रही है और मैनेजर की समान अनुमति से कहीं ज़्यादा तेज। लूसी कहती है कि इससे उसका आंतरिक एकालाप गड़बड़ा जाता है, लेकिन जाहिर है आज जो भी चल रहा हो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूज़ एंकर भी थोड़ी उदास लग रही है, उसका सुनहरा बिग पिचका हुआ और ढीला है। वो किसी सेलिब्रिटी की मौत की कवरेज कर रही है, एकदम फोरफेस्ट मुंह बनाए हुए। मुझे अपनी आँखों के पीछे सिरदर्द महसूस हो रहा है। मुझे सच में जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था। होली इस अफरा तफरी के बीचों बीच बैठी थी, हाथ में फ़ोन लिए, पैर मेज पर रखे, इलेक्ट्रिक ब्लू रास्पबेरी गम चबा रही थी। वह एक के पॉप गाना गुनगुना रही थी जिसे मैं उसकी सांसों में थोड़ा सा पहचान पा रही हूँ। सुप्रभात, मैं कहता हूँ और एकमात्र सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ता हूँ। पता है क्या हो रहा है? कुछ तनावपूर्ण लग रहा है। सुप्रभात होली ने बुलबुलाया और 2 बार स्क्रॉल किया। कुछ पता नहीं मुझे रिसेप्शनिस्ट इतनी कम परवाह करके कैसे बच निकली, यह मेरी समझ से परे था। आपने पहले ही किसी को कॉफ़ी पर भेज दिया है? हाँ, मैं पूछता हूँ, मुझे उम्मीद है कि जवाब हाँ मिलेगा। तुम्हें पता है कि यही तुम्हारा काम है, वह कहती है। धिक्कार है, ज़रा एक्स्ट्रा वीक के साथ कैरेमल फ्रेप प्लीज। मुझे लगता है कि उन्होंने कहा था कल उनके पास कैरेमल ख़त्म हो गया था। क्या हुआ? कराहती है, आखिरकार मेरी तरफ देखती है। ऐसे करते ही उसका जबड़ा खुल जाता है। वाह, तुम अलग दिख रही हो। मेरा जन्मदिन कल था होली, हम इस पर बात कर चुके हैं। मुझे पता है कि मेरी स्थिति थोड़ी अनोखी है, लेकिन मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। इसे उसकी आदत डालने के लिए काफ़ी समय मिल गया। वह गम चबाती हुई मेरे चेहरे को सोच में डूबी हुई देखती है। वह कहती है, आप कुछ परिचित से लगते हो। सचमुच? आज मैंने यह दूसरी बार सुना है। हाँ, कसम से, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। उसने आंखें सिकोड़कर मेरे चेहरे को देखा